हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे एक तो जो नुपुर शर्मा जी की एक स्टेटमेंट का जो पोस्ट सिनेरियो है, उस पे बात करेंगे। कुछ एहतजाज देखने को मिला, हालात किस तरफ जा रहे हैं और कैसे ये शांत होंगे। ये एक इम्पोर्टेंट इशू है। और क्या कोई बेहतरी आई कि नहीं आई, इस पे बात करनी है। और इसके साथ-साथ चाइना ने जो धमकी दी है अमेरिका को ताइवान के हवाले से, इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे कि डिस्कशन हो। और इस डिस्कशन के लिए आज मुझे एक दफ़ा फिर जॉइन कर रहे हैं सीनियर पॉलिटिकल कमेंटेटर सुमित पीर साहब। थैंक यू सुमित जी फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फागर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। अच्छा सुमित जी, एक तो सबसे पहले ये बताइएगा कि जिस तरीके से जो नुपुर शर्मा जी का एक बयान आया था, वो पूरा एक प्रोसेस है 26 ऑफ मई से लेके और अभी 12 जून हो चुकी है। तो क्या आपको लग रहा है कि जुम्मे को एहतजाज हमें गालिबन शाही मॉस्क है या कौन सा मॉस्क है जो दिल्ली में है, ठीक। वहां पे एहतजाज और कुछ और जगहों में एहतजाज नजर आया। क्या हुकूमत की क्या स्ट्रेटेजी है? और जो लोग वहां पे है, सदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी के भी सुना है, कुछ स्टेटमेंट्स आई है, तो किस तरीके से देखा जा रहा है इशू को स्पेशली इस वक्त? देखिए फगर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। हाँ, कल जो कुछ जुम्मे की नमाज के बाद कुछ जगहों पे, दिल्ली की जामा मस्जिद थी, कुछ 8-10 ऐसी जगह हैं केवल, थोड़ा बहुत ये झारखंड में जो कैपिटल है रांची, वहाँ थोड़ा बहुत कुछ ज़्यादा मसला बढ़ा। तो ये कुछ ऐसी जगहों पे ये सब चीज़ें देखने को मिली, पत्थरबाजी, आगजनी, ये सब। और आप देखिए, बट अगर हम ओवरऑल देखें हमारे यहाँ जितनी करीब, जहाँ तक मेरी मेमोरी सर्व्स मी राइट, करीब 7 लाख मस्जिदें हैं इंडिया में, इफ आई एम राइट। तो 7 लाख मस्जिदें हैं यहाँ पे। तो अगर आप उसके हिसाब से देखेंगे, 8, 10 इंसिडेंट्स को छोड़ के बाकी 99.99% मस्जिदों में जुम्मे की नमाज हुई, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई। अब दिल्ली, आप जानते हैं दिल्ली पॉलिटिकल कैपिटल है, बिल्कुल। रांची स्टेट की कैपिटल है। और यहाँ पे कहीं न कहीं इस चीज़ को अब एक उजागर करना, इस चीज़ को हाइलाइट करना, ये चीज़ देखी गई। बट अगर आप मुझसे काफ़ी लोगों ने ये सवाल पूछा, भई मतलब वहाँ का मुसलमान नाराज़ है क्या? वहाँ के मुसलमान सड़कों पे उतर आए? तो मेरा उनका यही जवाब था, इसीलिए मैंने पहले गिना दिया मस्जिदें कितनी हैं। तो बिल्कुल। मैंने बोला, मैंने कहा देखिए 99.99% मुसलमान इसके साथ नहीं है। कुछ 0.01% लोग हैं जिनको एतराज़ है, और उनको भड़काने वाले भी बहुत हैं। अगर आप देखिए, जी। सारे यंग लड़के थे, ये जी। सारे यंग लड़के हैं, इनको भड़काने वाले भी बहुत हैं। लिटरेसी रेट थोड़ी मुसलमानों में कम है, दिक्कत है। बिल्कुल। यंग लड़कों को भड़काया जाता है, उन्हें जियोपॉलिटिक्स नहीं पता, उन्हें उगर नहीं पता, उन्हें चाइना नहीं पता, उन्हें तेल नहीं पता, उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें बोला देखो जी ऐसा हुआ है और आपको ये करना है। वो जाके पत्थर-वत्थर मार लेते हैं, पर सच्चाई ये है कि 99.9% मुसलमान जो है इंडिया का, वो चीज़ को समझता है, जानता है और वो अपने काम पे जा रहा है, बिज़नेस एज़ यूजुअल है। नहीं तो अगर आप इंसिडेंस देखें और नंबर ऑफ मस्जिद से कंपेयर करें, तो दिस इंसिडेंस डज़न्ट मैटर समवेयर। हाँ, पर एक चिंता का विषय ज़रूर है कि ये इंसिडेंट्स हुए हैं, इनको कंट्रोल किया गया है, और मेरा ये मानना है विद सम पॉइंट ऑफ टाइम, देखिए अगर भाई, इट विल डाई डाउन, क्योंकि अभी क्या है, अभी सियासतदानों को, आप जानते हो ओवैसी साहब की तो दुकान ही इस पे चलती है। उनको एक मुद्दा मिल गया और वो मुद्दा छोड़ेंगे नहीं। वो मुद्दा छोड़ेंगे नहीं। पहले वो ज्ञान-वापी पे कह रहे थे, ज्ञान-वापी के बाद इस पे कर रहे हैं। अगर मैं, जैसे हमने पिछले डिबेट में जी। पॉइंट सारे डिस्कस पे लाऊँगा नहीं, बट ये बताइए, आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया और 2 चीज़ें आपने बहुत अच्छी बताई। एक लास्ट टाइम आपने पिछली बार मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ बताई, मैंने एक और डिबेट में भी कोट की। मैंने कहा, मेरे एक दोस्त ने मुझे एक बहुत अच्छी बात बताई, उसने कहा अपना दीन छेड़ो मत, छोड़ो मत, और छोड़ो। दूसरे का छेड़ो मत। छेड़ो। मैंने कहा बहुत मुफीद और बहुत बिल्कुल। उम्दा बात बताई मेरे दोस्त जी, ने। बिल्कुल। आई कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। इट्स अ वेरी, थैंक यू। एक एक छोटी-सी चीज़ में ना बहुत सी चीज़ों का जवाब है। बिल्कुल। एक बिल्कुल। तो ये आपने बताया, दूसरी फखर भाई, अब क्या हुआ कि ये सब चीज़ें अब नॉर्मलाइज़ होने लगी। आप देखिए, आपने बताया ये इंसिडेंट कब हुआ था? कौन सी डेट बताई? 26 ऑफ मई को। 26 ऑफ मई, और आज हो गई है 12, 12 जून। 12 जून। अब ये जो बीच का सफ़र है, अगर आप देखें, शुरू के 5-7 दिन कुछ नहीं होता। वो डॉक्टर जयशंकर साहब का जो स्टेटमेंट आता है, उसके बाद ही चीज़ें एक बाय एक करनी शुरू होती है। जी। और ये क्या हो रहा है कि अब इसको लोग समझ रहे हैं, हुकूमत इसको कंट्रोल करे। 31 एफआईआर हुए जब से हमने लास्ट बात की थी, उसमें ओवैसी साहब का भी नाम है, जी। हिंदुओं के भी नाम है, मुसलमानों के भी नाम है, जिन्होंने सोशल मीडिया पे, जिन्होंने लोगों को भड़काने का काम किया, जिन्होंने हिंदू की फीलिंग्स को हर्ट किया, मुसलमान की फीलिंग को हर्ट किया, सबका हिसाब-किताब हो रहा है, सबके एफआईआर हो रहे हैं। और मुझे ये उम्मीद है और मुझे ये आशा है, और एक शिकायत भी है। उम्मीद और आशा ये कि जल्दी से सेटल हो जाएगा, लाइफ विल बी बैक टू नॉर्मल। क्योंकि देखिए, जो नुपुर शर्मा, शी डजंट स्टैंड ऑन हर स्टेटमेंट, शी हैज़ काइंड ऑफ विथड्रॉन इट।
बीजेपी हैज क्लैरिफाइड इट्स स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज क्लैरिफाइड इट्स स्टेट, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो हमारे एम्बेसडर साहब हैं कतार में, उन्होंने भी स्टैंड अपना क्लियर कर दिया। तो यहाँ जितने भी कंसर्न स्टेक होल्डर है, सबके स्टैंड क्लियर है। तो या तो नुपुर शर्मा बोले नो आई स्टैंड बाय माय वर्ड, या बीजेपी उसको सपोर्ट करे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट करे, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सपोर्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। तो जब बात खत्म हो जाती है, when the things are drawn, तो अब ये किस बात की लड़ाई? अब ये लड़ाई है सियासत की, ये लड़ाई है डॉलर की, ये लड़ाई है वर्चस्व की, ये लड़ाई है कि भाई हमें मुद्दे को कैसे जिंदा रखना है। जी ये सब पर ये कुछ दिन चलेगा। बट एक बात मुझे, एक जो शिकायत है मुझे, शिकायत ये है फकर भाई, हमारे देश में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है, मैं डायरेक्ट बोलूंगा आपको, जो एक यहाँ यहाँ हर एक की कोशिश है। एक मैं 2-3 दिन पहले अपने टीवी के डिबेट में था, एक कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर है भाई साहब, वो कह रहे हैं वो पीएफआई और मुसलमान को जोड़ रहे हैं। भाई ये पीएफआई इसलिए बना, मुसलमान को आपने तंग किया इसलिए पीएफआई बना। अच्छा, टेररिस्ट इसलिए बना, आपने मुसलमान को तंग किया इसलिए वो टेररिस्ट बना। अलकायदा आपको इसलिए धमकी दे रहा, आपने मुसलमान को तंग किया इसलिए हुआ। मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, मैंने कहा हाउ कैन पीएफआई रिप्रेजेंट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया? मतलब हाउ कैन अलकायदा रिप्रेजेंट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया? हाउ कैन अ टेररिस्ट रिप्रेजेंट मुस्लिम्स ऑफ इंडिया? बट हमारे मुसलमान की एक ही समस्या है, वो घर में बैठ जाता, वो बोलता नहीं, द साइलेंट मेजॉरिटी डज नॉट स्पीक। इसीलिए जिसके हाथ में पत्थर है, जिसके हाथ में पेट्रोल बम है, जो बस को आग लगाता है, कहता मैं हूँ, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इस्लाम, मैं इस्लाम करता हूँ, जबकि हकीकत ये नहीं है। हमारे यहाँ का 99.99% मुस्लिम इज गोइंग टू हिज वर्क एंड ही इज विद द कंट्री, ही इज विद द कॉन्स्टिट्यूशन, उनको यकीन है उस पर। बट ये जो ये बोलते नहीं है, तो ये ओवैसी साहब हो गए, उनके ब्रदर हो गए, ये जो पत्थर लेने वाला कोई मौलवी मौलाना हो गया, कहते हैं इस्लाम मतलब ये, कोई और कम्युनिस्ट कहते हैं भाई पीएफआई तुम्हारा रिप्रेजेंटेटिव। भाई साहब पीएफआई कहाँ से रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है? टेररिस्ट का, अलकायदा का, मुझे बताइए अलकायदा का क्या मतलब हिंदुस्तानी मुसलमान से? सबसे ज्यादा मुसलमान मारने वाला दुनिया में अलकायदा है। एग्जैक्टली सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है कि आपकी बिल्कुल बात मैं सेकंड करूंगा इस बात को और एग्री करता हूं आपकी इस बात से। जो लेटर आया और आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री सॉरी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने गालिबन उसके ऊपर रिस्पॉन्ड किया और मैंने सुना है कि कुछ इलाकों में हाई अलर्ट किया गया फोर्सेस को कि भाई इसका जो अलकायदा बरसगीर अपने आप को या अलकायदा सब कॉन्टिनेंट के नाम से अपने आप को याद करते हैं, उनका थ्रेट आया, एक लेटर इशू किया उन लोगों ने। क्या हकीकत है इसके पीछे? क्योंकि मतलब एज ए पाकिस्तानी मैं आपको कहता हूं और जो इस तरह की चीजों को कवर करता हूं मैं, मतलब उसमें अलकायदा का तो खैर किसी न किसी जगह पे उनके फुटप्रिंट्स मिलते हैं, लेकिन बाकी टीटीपी है और ये जो ISIK वगैरह है, इनको थोड़ा बहुत कवर किया मैंने। तो क्या ये एक जिसे कहते हैं कि थोड़ा सा खौफ फैलाने के लिए ये कर रहे हैं, या वाकई में उनका वहां पे इतना होल्ड है कि वो ये कुछ कर सकते हैं जो वो बता रहे थे? देखिए फखर भाई, पहले एक सेंटेंस पिछले क्वेश्चन का बोलूंगा। मैंने अपने नेशनल टीवी पे आपके चैनल्स के थ्रू भी बोला है कि जो जब तक साइलेंट मेजॉरिटी बोलेगी नहीं, तब तक आप इन लोगों को रोक नहीं पाएंगे। ये लोग समाज के अंदर के हैं, इनको रोकना आपका काम है। जिस दिन 5 लाख 10 लाख लोग बोलेंगे, इनकी कोई औकात नहीं बचेगी, और न ये मुसलमान का नाम खराब करेंगे, न ये इस्लाम का नाम करेंगे, न ये देश का नाम खराब करेंगे। तो इसलिए साइलेंट मेजॉरिटी टू स्पीक, दैट इज द लास्ट पॉइंट मिसिंग। दूसरा पॉइंट फगर भाई, देखिए अब अलकायदा तो पिछले 25-30 साल से धमकियां दे रहा है। बिल्कुल। जहां भी इन्होंने बम रखा, चिट्ठी है, टेलीग्राम भेज के तो बम रखते नहीं, ना SMS भेजते हैं, ना व्हाट्सएप भेजते हैं, ना फोन करते हैं, ना मिस कॉल देते हैं। देखिए ये एमन अल-ज़वेरी ने तो पिछले शायद 8-10 साल हो गए, तो शायद हाँ जी बिल्कुल 10 साल पहले उन्होंने कहा था मैं तो लाल किले पे मुझे झंडा लहराना है, और जनरल हुसैन साहब मेरे साथ एक डिबेट पे, तो उन्होंने बोला वो संभव यहाँ नहीं है कि यार तुम 10-20-30 हज़ार की फौज लेके आओगे और लाल किला फतेह कर लोगे, वो दिन कभी नहीं आएगा, तुम ये हसरत लेके निकल जाओगे। अभी क्या हुआ फखर भाई, अभी मुस्लिम समाज में, मुस्लिम कंट्रीज में एक रेस लग गई अनफॉर्चुनेटली। एक ने किया, कह रहा है यार उसका नाम हो गया अपने देश में, अपने समाज में, दूसरे ने कहा ये मैं कैसे पीछे रह जाऊं, तीसरे ने कहा मैं कैसे पीछे रह। आप बताइए, मालदीव जो टोटली इंडिया पे डिपेंडेंट है, टोटल, हाँ बिल्कुल, वो भी कंडम कर रहा है। अब इंडोनेशिया, मलेशिया, सारे एक एक करके कंडम कर रहे हैं। पहले 5 दिन तो पाकिस्तान ने कुछ भी नहीं किया, 6 दिन या 6 दिन तो जब देखा हवा बदल गई तो पाकिस्तान भी कूद गया, फिर सारे कूदते गए। पर एक बात इसमें आपको बताऊं, इसमें जो अफ्रीका के मुसलमान मुल्क है, मोरक्को, मोरितानिया, जो वो है, वहां किसी ने कुछ कंडम नहीं किया। अभी भी हमने वहां वीड भेजा है कि हम उनकी मदद कर रहे थे, वो एक इंसानी मदद है। एग्जैक्टली।
उन्होंने कुछ नहीं किया। अब ये अलकायदा वाले सोच रहे हैं यार हम भी, हमारे कहावत है बहती गंगा में हाथ धोना, कि हम भी एक आध चिट्ठी डाल दे, हम भी ये डाल दे, हम भी गए। भाई एक बात बताओ, तुम्हारा थ्रेट क्या नया है क्या, कि आपने क्या हम्म, चिट्ठी भेज के, जहां जिसको मारा उसके घर चिट्ठी भेजी थी, नहीं भेजी थी ना, जहां हम्म। बम लगा नहीं भेजते ना तुम। तो ये आप चिट्ठी भेज के क्या हो गया, इंटरनेशनल मीडिया हाईलाइट हो गया, सबने बता दिया। पर आज मेरे को एक शिकायत भी है, मेरे को शिकायत इससे है, आज फकर भाई हमारे यहाँ दुनिया का सबसे सेकंड नंबर की मुस्लिम आबादी है, ये तो आप भी मानोगे। जी बिल्कुल एग्री। अब मुझे बताइए, अगर कहीं बम फटता, ट्रेन में, रेलवे स्टेशन पे, कहीं कुछ होता, भगवान न करे कुछ होता है, जी बिल्कुल वहां बिल्कुल। मरने वाला हिंदू ही होगा क्या? मुसलमान भी तो होगा, क्रिश्चियन भी होगा, शायद सिख सर भी कोई भी होगा। इंसान होगा। तो ये बताइए मुझे, तो किस मुसलमान, किस इस्लाम की बात कर रहे हैं आप? हाँ, जब आप बम लगाओगे तो वो बम में ये लिखा होगा प्रोग्रामिंग होगी भाई इनोसेंट लोगों को आप मार। हिंदू को मारना, मुसलमान को नहीं मारना। मतलब ये क्या है? ये गोली किसी का लिहाज सर नहीं करती सुमित भाई, कोई बिल्कुल। गोली, क्योंकि उसके ऊपर ये नहीं लिखा होता कि गोली जो आपके गन से निकल रही है ये मुसलमान को नहीं मारेगी, खुदा न खास्ता हिंदू को मारेगी, या हिंदू को नहीं मारेगी मुसलमान को मारेगी, जो या आपका किसी सिख या क्रिश्चियन को मारेगी। बिल्कुल सही कहा आपने, बजा जी। फरमाया। आप बताइए, बम लगाया आपने, बम के हिंदू मुसलमान का फर्क ना करता है? ना ना ना। अब पीछे के इंसिडेंट्स देखिए, अगर हिंदू 8 मरे तो 4 मुसलमान भी मरे या 3 मुसलमान भी बिल्कुल मरे। बिल्कुल बिल्कुल आबादी ऐसी है भाई, देश का, बिल्कुल। देश में पॉपुलेशन ऐसी है। तो एग्जैक्टली। मुझे आज जो दुख है, कोई भी ओआईसी, कोई भी इस्लामिक कंट्री इज नॉट कंडेमिंग अल कायदा। भाई आप ये क्या कर रहे हो? हाँ, इस बात का मलाल है, इस बात का दिल मुझे इसमें अल होना चाहिए सर, बिल्कुल होना, क्योंकि एमबीएस ने खुद अपने इंटरव्यू में गालिबन अटलांटिक को उन्होंने इंटरव्यू दिया था ये एंड 2021 में, तो उन्होंने कहा था कि अलकायदा जैसी जगह लोगों के लिए यहाँ पे जगह नहीं है। बिल्कुल। मोहम्मद बिन सलमान की स्टेटमेंट सर ऑन रिकॉर्ड पड़ी हुई है, अटलांटिक को एक बहुत लंबा चौड़ा इंटरव्यू उन्होंने दिया था। अब बात मैं करें। कह रहा हूँ फकर भाई, अभी जो ओआईसी जितने भी मुसलमान मुल्कों ने चिट्ठी लिखी, कंडेम किया, आज उनको आके कंडेम नहीं करना करना चाहिए। चाहिए अगर अगर यहाँ बम फटेगा मुसलमान नहीं मरेगा, बिल्कुल मरेगा, हिंदू मरेगा, सर, मुसलमान भी तो अगर मरेगा। मुसलमान नहीं भी मरता, दूसरा भी इंसान है उसी तरह, जिस तरह वो मुसलमान को बिल्कुल। समझते हैं या किसी और को, वो भी उसी तरह के इंसान है। उसके खून का भी रंग वही सुर्ख है, वो कोई और तरह का नहीं है सर। एब्सोल्युटली राइट सर। जी। तो ये जो हिपोक्रेसी है ना, तो अब इससे हमें क्या कंक्लूड करते हैं? लास्ट डिस्कशन और आज के पॉइंट में लाइए, जी। इसमें पॉलिटिक्स तो आ गई है। इट्स नॉट यस। अबाउट रिलीजन, पॉलिटिक्स भी आ गया, इकोनॉमिक्स भी आ गई, डॉलर भी आ गया, तेल भी आ गया, इंटरेस्ट भी आ गए। कब बोलना है, कब नहीं बोलना। अगर वो इस्लाम वाली बात है, ये भी तो इस्लाम वाली बात है। इस पे क्यों हाँ। नहीं बोलती दुनिया? दुनिया चुप क्यों है अभी? ये कतर चुप क्यों है? क्या ये कहना गलत होगा कतर अलकायदा को फंड करता है, आईसिस को फंड करता है? हाँ। कौन सी ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको कतर ने फंड नहीं किया? जो जिसने 9/11 किया, जो उसका मास्टरमाइंड था, जिसने फाइनेंस किया, वो कतर में बादशाह नहीं रहता, खुले में नहीं जीता। कुवैत के जिस मिनिस्टर ने सीरिया में फंडिंग की, वो भाग के कतर में नहीं रहता। तो हमें सब पता फखर भाई, सब। बिल्कुल। जब जब चीजें, वो कहते हैं ना कि जब वो उर्दू में पता नहीं एक शेर है कि जब निकलेगा तो सब चीज, सबके रंग निकल आएंगे। अगर हम्म। आप सब के न, फिर हमें भी पता आप क्या कर रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं। बट आज दुनिया को देखना है कि हम अपनी पॉलिटिक्स के पीछे एक टेररिस्ट संगठन, क्या हम अलकायदा को सपोर्ट करें? नो, ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूं कि सबको इस चीज को कंडेम करना चाहिए, बल्कि मैं कहता हूं कि पूरी दुनिया को, हम बातें तो बहुत करते हैं जी, टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, लेकिन उसके खिलाफ बंद बांधना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप वाली बात बिल्कुल सही है कि उससे नुकसान जो है, इनोसेंट लोग ही जाते हैं उससे, और क्या बिल्कुल। होगा, मतलब उसमें ये लिहाज नहीं होता। अगर वो जो लंदन में रेलवे स्टेशन पे हमला हुआ, तो वहां पे ये नहीं देखा जा रहा था कि इससे जो है सिर्फ यहाँ के जो ब्रिटिश नेशनल्स हैं वो उनकी जाने जाएंगी। कोई भी वहीं पे होता, वो हिंदुस्तानी होता, पाकिस्तानी होता, बांग्लादेशी होता या अरब होता, उनकी भी जान गई और जाती है। इसी तरीके से हर जगह पे ये होता है। अच्छा सर, एक तो ये हामिद अंसारी साहब का एक इंटरव्यू में अभी थोड़ी देर पहले पढ़ रहा था, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की खामोशी जो है वो मानी खेज है, बड़ी मीनिंगफुल है। क्या वजह है इसके ऊपर? मतलब हालांकि उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बातें की, एज ए हिंदुस्तानी सिटीजन उन्होंने बोला कि मैं हिंदुस्तान का शहरी हूं, मुझे यहाँ ने इसी मुल्क ने मुझे राइट्स दिए हुए हैं, और अगर नहीं होते तो मैं उसके लिए मतलब लड़ता हूं, लेता हूं, और मुझे मिल जाते हैं, और कहते हैं मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं है। बड़ी, मतलब ये बड़ी पॉजिटिव बात है उन्होंने की। जी। लेकिन मोदी जी के ऊपर उनका ये पॉइंट, क्या आप कहेंगे इस हवाले से कि सही है या वैसे ही? मतलब मुझे क्योंकि ये भी नहीं पता कि वो किस पार्टी से वाइस प्रेसिडेंट रहे हिंदुस्तान के, लेकिन आई डोंट नो दैट कि वो किस पार्टी से वो ताल्लुक था या है या नहीं। वो क्या वर्ड बोला था उन्होंने?
कहते बड़ी मीनिंगफुल किस्म की खामोशी है, मानीखेज है। अच्छा देखिए, फ़खर भाई वैसे तो उनका ओरिजिन जो है वो कांग्रेस से था, तो अच्छा, कांग्रेस अच्छा। के टेन्योर टाइम में ठीक है, बने ठीक, थे ठीक। वाइस प्रेज़िडेंट, और उन्हें एक मलाल भी रहा कि उन्हें प्रेज़िडेंट नहीं बनाया गया अच्छा। दूसरी। वैसे वो काफ़ी जगह एम्बेसडर रह चुके हैं, ईरान में एम्बेसडर वगैरह रह चुके हैं, ज़बरदस्त, बहुत जगह ज़बरदस्त। एम्बेसडर रह चुके हैं। और अभी क्या हुआ कि देखिए, अभी अगर जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, देखिए नुपुर शर्मा बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, वो जी, गवर्नमेंट ऑफ बिल्कुल। इंडिया की स्पोक्स पर्सन नहीं है। जी। अगर नुपुर शर्मा कुछ बोलती है, उसको नुपुर शर्मा क्लैरिफाई करती है, बीजेपी क्लैरिफाई करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है इट्स नॉट आवर पॉइंट ऑफ व्यू, और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी क्लियर करती है। अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन है बागची साहब, अगर बागची साहब ऐसा कोई स्टेटमेंट देते, तो तब शायद किसी मिनिस्टर को या हो सकता है प्राइम मिनिस्टर को भी स्टेटमेंट की जरूरत पड़ती। जी। जब न जब ये किसी ऑफिसर ऑफ मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया, उनके स्पोक्स पर्सन ने दे दिया, अगर हम मोदी जी इस पे स्टेटमेंट देते हैं, तो इसमें क्या होगा कि इसमें बहुत से लोग हैं जो इसको पॉलिटिकल स्लग फेस्ट बनाएंगे। मोदी जी, नुपुर शर्मा डज नॉट रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शी रिप्रेजेंट्स बीजेपी एट बेस्ट। उनका दायरा वहां खत्म होता है, वहां के बाद अरिंदम बागची साहब का दायरा शुरू होता है। राइट। अब टेक्निकली अगर अगर मुझे बताइए, अगर मान लीजिए कोई पीटीआई का स्पोक्स पर्सन था, एक्स स्पोक्स पर्सन, उसने कुछ बोल दिया, दैट डज नॉट मीन कि दैट इज द स्पोकन फ्रॉम द रिप्रेजेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हुँ। करेक्ट। तो इसीलिए मोदी जी ने वो जो करना था, मोदी जी को जो करना था या जो एक्शन इनिशिएट, वो सारी हो गई है और हुँ। तुरंत हो गई है। अब उनका इस मामले पे बोलना कोई ठीक नहीं है। और मैं आपको एक चीज यहाँ जरूर बता दूं, जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर भाई, ये जो रशियन ऑयल का सारा जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल। इससे हमें करीब करीब 61 बिलियन डॉलर साल का बचेगा। 60 बिलियन डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट है। और हमारी डिपेंडेंस ऑन मिडिल ईस्ट ऑयल विल आल्सो रिड्यूस। तो दो चीजें हो रही है। अगर आप मुझे बताइए, जब जब हम करोड़ों लोगों को फ्री में वैक्सीन लगा रहे हैं, हम 80 करोड़ लोगों को पिछले करीब साल डेढ़ साल से फ्री खाना दे रहे हैं, जी। दाल चावल राशन फ्री। फ्री, हाँ सर, 80 करोड़, हाँ, बिगेस्ट फूड स्कीम। वैक्सीन सबको फ्री में लगाया। हमने 30 लाख घर बना के दिए यूपी में, जिसमें से 64% घर मुसलमान। तो मतलब आसान नहीं किया, कुछ ये नहीं कि हम कुछ आसान कर रहे हैं, बट कहने की बात ये है कि ये जो पैसा अभी बचा रहे हैं, ये वैक्सीन के काम, घर बनाने के काम आएगा, बिल्कुल, वेलफेयर हो सकती है अवाम की। ये एजुकेशन में काम आएगा। यही तीन चीजें देखिए, खाना, मकान और दवाई। तीनों में करोड़ों रुपए, हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है, उसमें ही आएगा। और 64 बिलियन डॉलर या 60 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा अमाउंट है। और इट सर ऑल्सो, हमसे हमसे पूछे, हमें पता है आप क्या बता रहे हैं, 60 बिलियन डॉलर सर, बहुत बहुत बड़ा पैसा है। क्योंकि हम 1 अरब डॉलर के लिए 1 अरब डॉलर के लिए 6 अरब डॉलर का हमारा टोटल प्लान है आईएमएफ के साथ फॉर 3 इयर्स। उसके लिए हमें जब 1 अरब डॉलर मिलते हैं तो सर हमसे पूछिए आप क्या बता रहे, 60 अरब डॉलर तो सीपैक के नाम पे हम पिछले 10 सालों से सुन रहे हैं और हम पागल हुए हैं कि यार 60 अरब मैं आप बिल्कुल सीधा ऑन अ लाइटर नोट बता रहा हूँ, प्लीज नहीं, कैरी नहीं, ऑन। नहीं, सही कह रहे हैं। देखिए, सच्चाई कितनी अच्छी हो या कड़वी हो, बोलनी पड़ती है। जी। देखिए, 60 अरब डॉलर साल का। दूसरा, ये जो रशिया में प्राइस दे रहा है, ये सीआईएफ प्राइस दे रहा है। मतलब इंश्योरेंस और ओके। लाके, उसमें भी 2-3 डॉलर आप जोड़े तो वो भी आ जाएगा। मतलब हम्म। ना, पर बैरल। तो 5-10 डॉलर जो भी है, मान लीजिए 35-40 डॉलर। आप देखिए फ़खर भाई, एक छोटा-सा कैलकुलेशन कर लीजिए। 35 मिलियन बैरल, 35 से 40 डॉलर सस्ता, 35 मिलियन इंटू $35 कितने बिलियन। और अभी साल के एंड तक इतना ही मान लो हो रहेगा। अगर 60-70 बिलियन आपने बैरल तेल ले लिया, एवरेज $30 ही बचाया, कैलकुलेशन कीजिए, बताइए क्या होगा। और ह्यूज अमाउंट बनती है। बहुत बहुत पैसा बनता, और आपकी स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस भी हट गई। आपने रशिया के साथ ताल्लुकात भी अच्छे कर दिए, बिल्कुल, आप रशिया के बिल्कुल। साथ खड़े हुए जब दुनिया ने उनके साथ सैंक्शन लगाई। और जी, एक और चीज है इसमें जो आपने नहीं जी, सोचा। जी, 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 अगर भाई, एक और चीज है, अगर इंडिया जो सेकंड बिगेस्ट ऑयल इंपोर्टर है, देखिए जी। चाइना ने कर ली ईरान के साथ बात, तो हाँ। $5 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 10 साल का तेल का। मतलब अगर हम ये करते हैं, अगर नंबर 2 बायर भी निकल जाता है, नंबर 1 बायर भी तो ईरान से ले रहा है, अगर हमने यही अरेंजमेंट मान लीजिए आगे पीछे इसका रशिया के साथ कर लिया, तो आपको लगता है कि सऊदी अरबिया वाले तेल का प्राइस बढ़ा सकते हैं? डिमांड का है। और अगर बिल्कुल तेल, सही कह रहे हैं। हाँ, एक और पॉइंट बोलूंगा, अगर तेल का पॉइंट प्राइस नहीं बढ़ेगा, आप हो दुनिया में कोई भी कंट्री हो, सबको तेल इससे सस्ता मिलेगा, ये कोई नहीं सोच रहा। अगर हम तेल ऑल्टरनेट सोर्स से ले रहे हैं, तो सऊदी अरबिया या जो ओपेक वाले हैं, ये प्राइस नहीं बढ़ा पाएंगे।
अगर ये क्योंकि सर दुनिया में सबसे ज्यादा यूजर जो है चाइना, हिंदुस्तान और अमेरिका है गालिबन। ये 3 ममालिक ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा इनके यहाँ इस्तेमाल है। यूएस तो एनर्जी सरप्लस है, यूएस को चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं चाइना चाहिए। ने नंबर 1 था, उन्होंने ईरान के साथ सेटिंग कर ली, तो काफी एग्जैक्टली। इंडिपेंडेंस वहां से हट गई। और हिंदुस्तान है। अगर हमारा रशिया के साथ हो गया तो मुझे बताइए इस मुंह से एक हमारा 60 बिलियन नहीं एग्री। बचेगा, दुनिया भर में भी बहुत पैसा बचेगा। हर एक का इंपोर्ट बिल कम होगा, क्योंकि आपको याद होगा 45 $45 भी पर बैरल आया था तेल, आज 43 तक गया था नीचे। 43 तक, 42 $43। याद है मुझे। और आज उसी को हम 120 से 150 की बात कर रहे हैं। मुझे बिल्कुल है अगर भाई कैन पाकिस्तान अफोर्ड ऑयल एट $150 पर बैरल? नो, सर। इतनी इस कंट्री वक्त अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। 211 का लेटर है और अभी सुनने में आ रहा है कि 30 या 40 रुपए और बढ़ेंगे वो तो बढ़ेगा। 250 प्लस में हो जाएगा। बिलीव मी सुमित जी कि मेरे ग्रुप में कुछ दिन पहले एक बड़े वेल एस्टेब्लिश्ड मतलब आदमी था। उसने अपनी गाड़ी का एड लगाया हुआ था कि यार ये 1800 सीसी मेरी गाड़ी है, मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। हालांकि वो कोई आम आदमी नहीं है, बहुत अच्छा पैसा कमाता है। और कहते यार पेट्रोल महंगा होने की वजह से मैं इस गाड़ी को सेल कर रहा हूं, अगर कोई बायर है तो प्लीज मुझे बता दीजिए। बहुत अच्छी गाड़ी। अब ये बताइए इस मुंह से लोग एक चीज नहीं, देखिए हमारे यहाँ क्या होता है ना, छोटी चीज को एक बस पकड़ के बैठ जाते हैं। मुझे हाँ, बताइए हमने 100 बिलियन बचा है, वो वेलफेयर में लगेगा। हमने डिपेंडेंस हटाई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्कुल। हमारी डिपेंडेंस हटाने का बाई प्रोडक्ट क्या है? जब सेकंड आपका सेकंड या सबसे बड़ा बायर मार्केट से निकल गया, चाइना तो अब बायर का हम्म। तरफ बढ़ रहा है, हम्म। तो ओवरऑल ऑयल के प्राइस स्टेबलाइज नहीं होंगे। ये $150 तो नहीं एग्जैक्टली। छुएगा ना, ये 60 70 $80 में कहीं ना कहीं जाके रुकेगा। अब पर आज मैं पाकिस्तान से पूछता हूँ, अपने दोस्त से पूछता हूँ, भाई आप 100 $150 बैरल में खुश है या $70 बैरल में खुश है? बोलोगे $70। दुनिया का बिल्कुल। और आप भी मुझे यही बोलेगा। तो मुझे बताइए फखर भाई, इसमें बुराई कहाँ है? एग्री। बस तकलीफ ये है, जब ये चीज होगी, जब $100 बिलियन टेबल बदलेगा, उसका इफेक्ट दूर दूर तक दिखेगा। एक एग्री। कहावत याद, जब हम बोलेंगे तो आवाज दूर दूर तक सुनाई दी, कुछ ऐसे बिल्कुल 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 बिल्कुल। दिखाई देगा। अब वो जुम्मे की नमाज के बाद तो दिखाई दे, कहीं बम में दिखाई दे, कहीं दिखाई दे, एग्री। इफेक्ट इफेक्ट एग्री। अच्छा सुमित जी, एक आखिर में वैसे इसके ऊपर एक अलग से भी डिबेट करेंगे चाइना और ताइवान का इशू, क्योंकि बड़ा एक इम्पोर्टेंट इशू है। लेकिन शॉर्ट सा आपका कमेंट चाहूंगा कि जिस तरीके से चाइना ने अमेरिका को कहा है कि अगर आप ताइवान की आज़ादी की बात करते हैं तो इसका मतलब है जंग। जी। कुछ नजर आ रहा है आपको कि अमेरिका वहां पे आएगा या फिर चाइना उनके साथ जंग करेगा? इस पे अलग से भी डिबेट होगी, लेकिन आज आपका थोड़ा सा कमेंट इस पे हाँ, चाहिए। छोटा सा बात करेंगे। जी प्लीज। अगर भाई ये कवायद तब शुरू हुई थी जब जैसे हमने खूब कहा भाई अमेरिका की पोजीशन क्या है ताइवान पे, क्लियर करो, जहाज भेजने से ये सब कुछ नहीं हुआ। तो फिर जो बाइडेन साहब का एक स्टेटमेंट आया था, वो तब आया था जब दुनिया भर में रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर उनकी खिल्ली उठी है। आज मैं कल देख रहा था, कल एक बहुत बड़ा एक्स अमेरिकन जनरल, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, दिमाग से उतर जी। गया, मैंने देखा था, उन्होंने बोला सीज फायर ऐसे थोड़ी ना होगा। बोला सीज फायर का डिसीजन वॉशिंगटन डीसी में होगा, कीफ में नहीं होगा। जब वॉशिंगटन डीसी हम्म। जाएगा तब वहां सीज फायर होगा। और उन्होंने बताया कि रशिया ने कैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय नहीं किया, ना कोई पावर प्लांट, ना कोई रेलवे लाइन, ना कोई हाँ। स्टील बिल्डिंग। कह रहा चाहते तो ये लड़ाई बहुत जल्दी खत्म हो सकती थी, क्योंकि बिल्कुल। रशिया को अब भी उम्मीद है कि भाई लोगों को नहीं मारना। बट वो क्लियर कहते हैं जनरल साहब, देखिए कि अगर लड़ाई को रोकना है, वॉशिंगटन डीसी में जिस दिन फैसला होगा सीज फायर का, उस दिन वहां इंप्लीमेंट हो जाएगा। ज़ेलेंस्की के हाथ में कुछ नहीं। ठीक ठीक। अब जब ऐसी खिल्ली उड़ी यूएस की रशिया यूक्रेन को लेकर, तब उन्होंने एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया था, वी विल डिफेंड ताइवान बाय फोर्स। ये जो बाइडेन साहब ने। ओके। अब तब से अगर आप देखें करीब 40-41 दिन हो गए हैं, तो चाइना पे प्रेशर बढ़ रहा था यार, वो तो यूएस तो कह रहा है डिस्पैच, तो चाइना ने उसके टक्कर में स्टेटमेंट मार लिया, अगर ताइवान के लिए हमें जंग करनी पड़े तो हम जंग करने को तैयार हैं। क्योंकि अगर आप देखिए अभी नवंबर में, ज्यादा दिन नहीं है, नवंबर में जो सीसीपी है, इसकी सीसीपी कांग्रेस की एक मीटिंग होनी है, जी। जिसमें ये प्रिंसिपल डिसीजन लिया जाएगा कि जी जिनपिंग को नेक्स्ट टर्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हम्म। जी जिनपिंग डेस्परेट हो रहा है और जो चाइना की इकोनॉमी पे हर तरफ से प्रेशर पड़ रहे हैं, तो ताइवान में, जापान में या कोरिया में वो कुछ हमाकत करे, कोई बड़ी बात नहीं, वर्ल्ड अटेंशन उसको ले जाना है। और जी जिनपिंग की एक बहुत क्लियर स्ट्रैटेजी पकड़ पाई, ही वांट्स टू टेक ट्रबल आउट ऑफ साउथ चाइना सी, ही कैन नॉट ओके। फाइट इन साउथ चाइना सी। अब ऑप्शन क्या बचता है? यहाँ जापान बचता है, यहाँ ये ताइवान वाला, ताइवान को थोड़ा छेड़ दो, जापान या कोरिया को छोड़ दो। तो जो फोकस अभी दुनिया का साउथ चाइना सी में है,
उसको कैसे हटाया जाए, ओके। उसको हटाने के लिए ये बयान दिया जाएगा। और पर मेरा ये मानना है ये एक पोस्चरिंग है, पोस्चरिंग भी हुई है 41 या 45 दिन के बाद। अब हुँ, हुँ। सवाल ये आता है, अगर यही आपका इरादा या मंशा थी, तो अगले दिन क्यों नहीं स्टेटमेंट दी? 45 दिन किसमें लग गया फ़खर भाई? ओके, गुड। ज़बरदस्त पॉइंट है और ये ग़ालिबन आप उस वक़्त की बात करें जब क्वाड चल रहा था जापान में। हमने बात की थी। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल हमने बात की थी। 45 दिन बिल लग गए। एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इतना ही लगा तकरीबन 1 एंड अ हाफ मंथ इसको हुआ है। ख़ैर इसके ऊपर जैसे-जैसे कुछ डेवलपमेंट्स होगी तो यकीनन हम अपने व्यूअर्स को ये बताएँगे और सुमित जी थैंक यू वेरी मच आपने अपना टाइम दिया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ़ज़ई किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।